तो कुलीन वर्गों का या बुजुर्ग का संगठन था। इसका काम था न्यायिक काम करना, और इसका जो एक बार जो निर्णय था उसको कोई टाल नहीं सकता था। सभा के जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष हेड, उसको कहते थे रक्षक, और उसके जो सदस्य होते थे उसको सुजात कहते थे। तो वाजस्नेही संहिता में एक जगह कहा गया है कि सभा के नेता सभापति होते हैं, और तैत्तरीय संहिता में इसे सभापाल भी कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार अगर कोई आदमी सभा और समिति का मेंबर है, सदस्य है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट वाली बात था। आज भी देख लो कि एक छोटा सा वार्ड पार्षद बन जाता है तो पूरे मोहल्ले में रिस्पेक्ट उसका बढ़ जाता है। तो वही बात है, उस समय भी सभा समिति का मेंबर बनना ये बड़ा ही रिस्पेक्ट वाली बात था, सम्मान वाली बात था। छंदों उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि राजा के लिए इतनी महत्वपूर्ण है सभा कि प्रजापति भी सभा के बिना अपना काम नहीं कर सकता है। सभा अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है तो उसमें राजा अपना काम कर ही नहीं पाएगा। और हर वेद में कहा गया है कि सभी सदस्य तेरी वाणी में उत्कृष्ट हो, तल्लीन हो। अतः सभा के भाषण में नियम थे, मतलब उसमें था कि जो सभा बोलेगा वो सब उस पर राजी होगा। और ये भी कहा गया यजुर्वेद में कि भूल से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित है, कहीं जानबूझ किया हुआ पाप का प्रायश्चित नहीं है। सभा एक का उपयोग जुआ खेलने के लिए भी करते थे लोग, तो इसीलिए इसे धूत कक्ष या जुआ घर भी कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट है कि जुआ खेलने के लिए सभा का यूज करते थे, समिति का यूज करते थे, गण का यूज करते थे कि विद्वत का। तो याद रखना, सभा का, इसलिए इसको धूत कक्ष भी कहा गया है। मैत्राणी संहिता में इसका उल्लेख है ग्रामवादियों की सभा। और सभा जो वो समिति से छोड़ा जाता है। अपर हाउस ऐसे भी कम मेंबर होते हैं, लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं। तो सभा भी राज्यसभा जैसा अपर हाउस है, तो इसमें भी मेंबर कम होंगे, छोटा होंगे, समिति बड़ा होगा। समिति एक आम लोगों का संघ था। प्रास्कर गृह सूत्र में समिति को परिषद कहा गया है। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया, उसको अध्यक्ष को सभा सभापति कहा गया, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया। समिति के मुखिया को पति भी कहा गया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है राजा का चयन करना, उसका था न्यायिक कार्य करना, इसका काम है राजा का चयन करना। अथर्ववेद में कहा गया है कि समिति राजा के चुनाव में विष या जन की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हम लोग मान लो अगर उस समय जनता है तो हमारे वाणी तो हमारे शब्दों का वो एक तरह से मतलब इंपॉर्टेंस है। हमारे आवाज में, आवाज का वजन है, हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे सजेशन को वहां वेलकम किया जाएगा। या उस राजा के पुनर्निर्वाचन भी कर सकती है जिसे पूर्व में अस्वीकार कर दिया हो। मान लो कि हम राजा के कैंडिडेट के रूप में हमने खड़ा हुआ, हम खड़े हुए, और हमको ये समिति जो है वो अस्वीकार कर दिया, या फिर लोग हमको अस्वीकार कर दिया। लेकिन सेकंड बार इलेक्शन होगा और हम फिर खड़े होंगे, तो फिर हमको ये फिर से पुनः ये हमको पुनः निर्वाचन कर सकता है। समिति के पास ये पावर है। छंदों के उपनिषद में एक जगह है कि यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होती थी, राजनीति के अलावा बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी। जैसे एग्जाम्पल में इस ग्रंथ में बताया गया है कि श्वेत केतु जो 24 वर्ष की आयु में समिति के समक्ष दावा किए कि धर्म दर्शन के पूर्ण ज्ञानी है। मतलब ज्ञान अज्ञानता का बात भी यहाँ चलता था। पंचाल के एक राजा है प्रवाहन जवाली ने समिति में अनेक उनके समक्ष 5 दार्शनिक प्रश्न रखे जिनका उत्तर वे नहीं दे सके। यानी कि ये समिति एक राष्ट्रीय अकादमी की तरह भी काम करता था, ज्ञान विज्ञान पर चर्चा होती थी, इसका याद रखना। और राजा को उपस्थित होना समिति में बहुत अनिवार्य है, बिना राजा को उपस्थिति के समिति चलेगा ही नहीं। अगला जो संस्था था वो विद्वत था। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, ऐसा आर्य शर्मा ने कहा। और ये इन लोगों का मानना है, जैसे केपी जायसवाल का मैक्सिमम, कि भाई ये विद्वत जो है वो पहले विद्वत था ऋग्वेद में, यही आगे चल के 2 भाग बन गया।
राज का कहना है कि संस्था सैन्य और नागरिक और धार्मिक कार्य से संबंधित था। इसको विधाता भी कहा गया, विद्वत को, जिसका उपयोग धार्मिक जीवन के प्रतिबंध के लिए किया जाता था। अगर गण, तो गण बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट हम लोग को मिला नहीं है। गण मतलब सिंपली समझो वंश। ये भी एक राजनीतिक संस्था है, स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है। अब प्रशासन की इकाइयां में चलोगे तो जन सबसे ऊपर, उसके नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल। कुल जो है ये इसका प्रमुख कुलपा होता था, परिवार का प्रधान होता था। कुल जब बहुत सारा मिलता था तो बनता था ग्राम, ग्राम के हेड को ग्रामनी कहते थे। विश्व उसके ऊपर था, विश्व के हेड को विस्पति, और सबसे ऊपर जन था जिसको जनश्री या जनश्री गोपा कहा गया है, गोपति भी कहा गया है इसके हेड को। तो जैसे हमारे यहाँ आज डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट है, स्टेट के ऊपर हमारा यहाँ कंट्री है, मतलब उसी तरीके से हमारे पहले कुल था, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, विश्व के ऊपर जन। इसमें जो कर है, कर का लेने का अधिकार राजा को नहीं था जबरदस्ती, ये अपनी स्वेच्छा से ही कर को दिया जाता था, इसको बलि कहते थे। महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन सभा समिति और विद्वत में भाग ले सकती थी महिलाएं। जो युद्ध में लड़कर जो पैसा इकट्ठा होता, जो धन संपत्ति इकट्ठा होता था, उसको कहते थे धन, पन,